बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायोलॉजी फोरम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पिरॉन्स एंड विरॉइड्स के बारे में। पिरॉन्स क्या होते हैं, विरॉइड्स क्या होते हैं और इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं। ये वायरसेस नहीं होते, लेकिन ये वायरस की तरह ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर आपने पहले इन टर्म्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पहले हम वायरसेस के बारे में पढ़ते आए हैं आज तक, लेकिन कुछ और भी ऐसे एजेंट्स होते हैं जो वायरस की तरह ही होते हैं। वो भी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। वो भी होस्ट के अलावा सरवाइव नहीं कर सकते। उनको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होस्ट से चाहिए होते हैं, लेकिन वो वायरसेस नहीं होते। वो स्मॉल प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, यानी कि प्रोटीन के वो बने हुए होते हैं। एंड दे आर वेरी रेजिस्टेंस टू इनएक्टिवेशन, यानी कि उनको इनएक्टिवेट भी नहीं किया जा सकता। और वो मोस्टली होते भी प्रोटीन्स ही हैं। इस बारे में थोड़ा सा सोचें कि जैसा कि वायरस के बारे में हमें पता है कि उसमें प्रोटीन्स होती हैं, उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि आइदर आरएनए और डीएनए। लेकिन इस केस में सिर्फ उसमें प्रोटीन होती है। तो क्या सिर्फ जो प्रोटीन होती है वो कोई भी इन्फेक्शन कॉज कर सकती है? तो इसका आंसर है यस। और इस केस में जैसे कि पिरॉन्स हैं तो ये सिर्फ प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और ये इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पिरॉन्स की। तो जो पिरॉन्स होते हैं ये सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये मोस्टली एनिमल्स में और ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करते हैं और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अब ये कोई भी अगर एनिमल है या ह्यूमन है तो उसमें आएंगे कहाँ से कि ये या तो इनहेरिट होंगे, ठीक, या इनकी ट्रांसमिशन होती है बाय इंजेक्शन या ट्रांसप्लांट या कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है तो वहाँ से इनको ये ट्रांसमिट होते हैं एनिमल्स में या ह्यूमंस में। अब जो सी डिजीज़ हैं मोस्ट कॉमन जो पिरॉन्स कॉज करते हैं उसमें आता है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी या मैड को डिजीज़ हो गया, या शीप स्क्रैपी हो गया, या फेटल फैमिलियल इंसोमनिया एक और डिजीज़ होती है जो पिरॉन्स कॉज करते हैं। अब इन डिजीज़ में होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता जो शीप के ब्रेन में नर्व सेल्स होते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, सही। और जो भी शीप होगी फिर वो ऐसे उसका जो बिहेवियर होगा वो मैड हो जाएगा, वो थोड़ा मैडली बिहेव करेगी और आहिस्ता आहिस्ता उस शीप की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और ये जो डिजीज़ होती हैं ये 100% फेटल होती हैं, कौ में भी और शीप में भी, और इसी तरह ह्यूमंस में भी ये फेटल होती हैं। अब ये सारा कुछ होता क्यों है और ये इसका जो बेसिक मैकेनिज़्म है कि जो पिरॉन्स होते हैं वो किस तरह डिजीज़ कॉज करते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें जितना भी ये पूरा प्रोसेस होता है ना, ये सिर्फ दो प्रोटीन्स का होता है, सही। एक प्रोटीन होती है PRPC और दूसरी है PRPSC। जो PRPC है ये नॉर्मल प्रोटीन है जो किसी भी नॉर्मल एनिमल में प्रेजेंट होगी, ठीक। और जो PRPSC प्रोटीन है ये एबनॉर्मल प्रोटीन है और इसी की वजह से जो पिरॉन्स होंगे ये डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं, सही। अब जो ये PRPC प्रोटीन है ये नॉर्मल सेलुलर पिरॉन प्रोटीन है और ये जितने भी सेल्स होते हैं उनकी सरफेस पे ये प्रेजेंट होती है और ये सेल डेथ में इन्वॉल्व होती है, सही। अब उसके बाद होता क्या है कि जो ये PRPC है ये कन्वर्ट हो जाती है PRPSC में, यानी कि स्क्रैपी प्रोटीन में ये कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये कन्वर्जन होती है तो उससे होता क्या है कि ये जो ब्रेन सेल होता है ना उसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है इस प्रोटीन की और उसकी वजह से ब्रेन में प्लॉग्स बन जाते होते हैं। अब जब ये प्लॉग्स बनते हैं तो वो क्या करते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में उसको ये डाइजेस्ट करना शुरू कर देते होते हैं और उसी की वजह से जो न्यूरल टिश्यूज़ होंगे ना उनमें पोर्स बनने शुरू हो जाएंगे। जब पोर्स बनेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा कि जो मेमोरी है वो इम्पेयर्ड होगी, जो विजन है वो भी इम्पेयर्ड होगा। जिस इंसान को या जिस एनिमल में ये प्रोटीन बनेगी वो ऐसा ऐसा चीज़ों को भूलना शुरू कर देगा और जो मसल्स होंगे वो उसके कंट्रोल में नहीं होंगे, मसल फंक्शनिंग टोटली लॉस हो जाएगी और उसी की वजह से फिर उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। और इंसानों में जो ये डिज़ीज़ होगी इसको क्यूरी कहा जाता है और ये सिमिलर वर्जन है जो कौ में डिज़ीज़ होती है या शीप में डिज़ीज़ होती है। अभी आप इस डायग्राम में देखें, ये यहाँ पे मैंने एक ब्रेन बनाया, ठीक है। ये ब्रेन है तो नहीं और ना लग रहा है कि ये ब्रेन है, लेकिन आप सपोज कर लेंगे ये ब्रेन है। अब इस ब्रेन में क्या है, ये इसके न्यूरल टिश्यूज़ होंगे।
जब यहाँ पे PRPSC प्रोटीन के इंट्रोडक्शन होता है तो ये जो न्यूरल टिश्यूज़ हैं ना, यहाँ से ये डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि ब्रेन में ऐसे पोर्स बन जाएंगे, उसकी वजह से मेमोरी और जो विजन है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है और जो इंसान होगा वो चीज़ें भूलना शुरू कर देगा। अब ये बात तो समझ में आ गया कि जो PRPC है ये जो कन्वर्ट होती है PRPSC में, तो तब ये डिजीज़ होंगी। बट नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ दिस नॉर्मल PRPC प्रोटीन इज़ कन्वर्टेड इनटू PRPSC। इसके लिए डिफरेंट प्रपोजल्स आज तक आए हैं, लेकिन ये अभी तक सही तरह से इसको समझा नहीं गया। इट इज़ नॉट वेरी वेल अंडरस्टूड कि कैसे एक जो प्रोटीन है, जो नॉर्मल प्रोटीन है, वो कन्वर्ट हो जाती है एबनॉर्मल प्रोटीन में। अब इसके लिए जो एक प्रपोज़ल है वो ये है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज़म है या एनिमल है, जब उसके अंदर PRPSC का इंट्रोडक्शन होता है, जैसे कि इंजेक्शन से हो गया या ट्रांसप्लांट से हो गया या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से हो गया, तो उससे फिर क्या होता है कि जो ये PRPSC प्रोटीन है इसका इंटरेक्शन होता है जो नॉर्मल प्रोटीन पहले से प्रेजेंट है ऑर्गेनिज़म के अंदर, सही। जब उसका ये इंटरेक्शन हुआ तो इस PRPSC ने जो नॉर्मल प्रोटीन थी उसको भी कन्वर्ट कर दिया PRPSC में, सही। ये बहुत मुश्किल है इस चीज़ को समझना कि कैसे एक जो प्रोटीन होती है, एक जो नॉर्मल प्रोटीन है वो कन्वर्ट होती है एबनॉर्मल में, और एक जो प्रोटीन है वो अपनी जो दूसरी फेलो प्रोटीन है उसको अपने ही काइंड में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन अब तक जो फाइनल आइडिया है वो यही है कि जब इस प्रोटीन का इंट्रोडक्शन होगा तो वो नॉर्मल प्रोटीन को भी एबनॉर्मल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगी। नो लेट्स टॉक अबाउट स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथीज़। ये एक डिज़ीज़ है जिसको ह्यूमंस में क्यूरू कहा जाता है, मैड को डिज़ीज़ भी है ये, और ये शीप स्क्रैपी भी है। अब इस डिज़ीज़ में होता क्या है, यानी कि शीप स्क्रैपी हो गया, जैसे ये स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथीज़ हो गया। इसमें होता ये है कि जो भी ऑर्गेनिज़म है या एनिमल है उसकी जो स्किन की आउटर लेयर है ना, इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, और जो शीप होगी इट्स स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक मैड, और सो इन द केस ऑफ ह्यूमंस एंड कौ। ह्यूमंस में भी इसी तरह होगा और कौ में भी इसी तरह होगा। अब जो ऑर्गेनिज़म का ब्रेन होता है ना, उसमें स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो ऐसे स्पॉन्ज की तरह दिखता है। तो इसी वजह से इस डिज़ीज़ को बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रेन के टिश्यूज़ होंगे वो स्पॉन्ज की तरह नज़र आते हैं। अब ये होगा किस तरह, वही जो पहले मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल प्रोटीन है उसमें जब म्यूटेशंस होंगी और वो कन्वर्ट हो जाती है PRPSC में। अब बात करते हैं ये जो एनिमल वायरल इन्फेक्शंस हैं इनको डिटेक्ट किस तरह से किया जाता है और इनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। क्योंकि ये वायरस लाइक एजेंट्स हैं तो इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है डिटेक्ट करना एज़ कम्पेयर टू अदर एजेंट्स। क्योंकि जैसे अब अगर बैक्टीरियल एजेंट कोई होता है तो उसको बहुत आसान होता है डिटेक्ट करना, लेकिन इन केस ऑफ वायरल कल्चर ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम उस कल्चर को मेंटेन करें, और हमेशा बायो हैज़र्ड्स का ख़तरा होता है इसमें। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है कि जो क्लिनिकल पिक्चर होती है ओवरऑल हम सबसे पहले उसको कंसीडर करते हैं, और जो अप्रोप्रिएट सैंपल होगा हम वो लेंगे, ठीक। सैंपल जो है ये हम किसी भी जो भी सेल कल्चर होगा इन्फेक्टेड वहाँ से सैंपल लेंगे, और फिर जो साइटोपैथिक इफ़ेक्ट्स होते हैं हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, ठीक, कि जो वायरस है वो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी किस तरह से हो रही है। अगर जो वायरस है यानी कि जो ये पिरोन्स हैं ये टिश्यू स्पेसिफिक हैं तो हम उसी टाइप का टिश्यू कल्चर यूज़ करेंगे, और फिर उसमें वायरस को चेक करेंगे कि उसकी पूरी एक्टिविटी किस तरह है सरफेस पे, और वो सेल को किस तरह अफेक्ट कर रहा है। फिर स्क्रीनिंग के लिए भी हम अप्रोप्रिएट सैंपल लेंगे, और जो उसका इम्यून रिस्पॉन्स उसके ख़िलाफ़ होगा हम उसको भी स्क्रीन करेंगे। यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब है कि उसके ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं हम उनको चेक करेंगे। अगर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं तो हम उन्हीं एंटीबॉडीज़ को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे, और इसके अलावा वैक्सीनेशन जो है ये भी बेस्ट ऑप्शन होता है। और इसके अलावा एंटीवायरल ड्रग्स का भी यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जो ये एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं इनके बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसी वजह से जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन यही होता है कि वैक्सीनेशन की तरफ जाया जाए।
अब बात करते हैं नॉन न्यूक्लियर इन्फेक्शियस एजेंट्स की। पहले मैंने आपको पिरॉइंस के बारे में बताया, अभी यहाँ पे ये नॉन न्यूक्लियर इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं और ये नॉर्मली दो तरह के होते हैं। एक होता है सैटेलाइट वायरसेस और दूसरे होते हैं विरॉइड्स। सैटेलाइट वायरसेस कौन से होते हैं? जो किसी दूसरे वायरस के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं रेप्लिकेशन के लिए, सही। यानी कि अगर एक और दूसरा वायरस प्रेजेंट होगा तो तब ये किसी भी होस्ट को जाके इन्फेक्ट करेंगे। अगर कोई दूसरा वायरस प्रेजेंट नहीं है तो उसको ये इन्फेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है विरॉइड्स। विरॉइड्स जो होते हैं ये बने हुए होते हैं आरएनए के शॉर्ट पीसीस के, सही। इनमें कोई प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता और ये सिर्फ प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि जो पीछे हमने पिरॉन्स का पढ़ा वो सिर्फ प्रोटीन के बने हुए थे, सही, और इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे। यहाँ पे जो विरॉइड्स हैं इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता लेकिन फिर भी ये इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल मेंशंस की हैं सैटेलाइट वायरसेस की। एक है एएवी यानी कि एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस और दूसरी डेल्टा एजेंट। अब ये जो है एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस, अब ये कौन से वायरसेस होंगे? ये सिर्फ उन सेल्स में रेप्लिकेट करेंगे जहाँ पे एडिनो वायरस ने पहले से इन्फेक्शन कॉज किया हुआ होगा, सही। यानी कि ये ख़ुद से किसी भी होस्ट में जाके इन्फेक्ट नहीं करेंगे। पहले एक सेल है वहाँ पे एडिनो वायरस ने जाके इन्फेक्शन किया हुआ है तो वहाँ पे फिर जो एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस हैं वो जाके इन्फेक्शन कॉज करेंगे। दूसरा है डेल्टा एजेंट। डेल्टा एजेंट कौन से होते हैं? ये सिर्फ उन सेल में एक्सप्रेस होंगे जहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस पहले से प्रेजेंट होगा, सही। होप सो आपको इन दोनों एग्जांपल्स में से समझ आ गई होगी सैटेलाइट वायरसेस किस तरह डिजीज़ कॉज करते हैं। इसी तरह जो विरॉइड्स हैं ये मुख्तलिफ प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसा कि पोटैटो में हो गया, कोकोनट हो गया, सिट्रस हो गया, उन सारों में जाके ये डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं। जैसा कि कोकोनट है तो वहाँ पे कैडंग कोकोनट वायरॉइड डिजीज़ होगी, वहाँ पे कॉज कर रहे होंगे। ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।